तो गुल्म चिकित्सा में बहुत ही कम बचा है। अभी मैंने कहा था कि जब वातज पित्तज कफज और रक्तज गुल्म की चिकित्सा खत्म हो जाएगी तो इसमें बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। सो probably we may even finish the lecture in 30 minutes instead of 40 minutes today. From tomorrow then what we do is we'll do a revision or a notes on Gulma Chikitsa, and then we start with the next chapter, which is usually my favorite, that is Prameha Chikitsa. तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग रक्त गुल्म चिकित्सा। रक्त गुल्म चिकित्सा में सिंपल सा चीज है कि क्योंकि रक्त गुल्म जितना पुराना है उतना ज्यादा सुख साध्य है, इसीलिए लगे रहना चाहिए या पेशेंट को पुराणत्व आने तक रुक जाना चाहिए। रक्त गुल्म की चिकित्सा जल्दी नहीं करनी चाहिए। 10 मास के बाद 10 मास के बाद इसकी चिकित्सा करने का विधान है। आचार्यों ने कहा है कि 10 मास के बाद इसकी चिकित्सा करो। एक रीजन मैंने ये भी बताया था कि प्रोबेबली बिकॉज they were not able to differentiate whether the growth is a baby inside or a gulma, because गुल्म में जो भी सिम्टम्स दिखते हैं वो सेम टू सेम जैसे प्रेगनेंसी है वैसे दिखते हैं। तो 10 मास के बाद जब ये क्लियर हो जाता है कि दिस इज नॉट अ बेबी, देयर इज नो डिलीवरी हैपनिंग, देन उस गुल्म की चिकित्सा करने का विधान। चिकित्सा करने के लिए स्नेहन और स्वेदन सबसे पहले देना चाहिए और स्नेहन और स्वेदन के बाद विरेचन देना चाहिए। अब इसमें पिछली बार भी हमने देखा था कि बहुत सारे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य यूज हुए हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के पित्त हैं, अलग अलग प्रकार के क्षार हैं। क्षार अगर आपको याद है तो इवन कफज गुल्म की चिकित्सा में भी यूज हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के पित्त, अलग अलग प्रकार के क्षार यूज हुए हैं। द बेसिक एम ऑफ यूजिंग ऑल दिस इज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द गुल्म। गुल्म को इरिटेट करके, गुल्म को नेक्रोस करके जलाना, ये बेसिकली इसका मेन उद्देश्य है। तो पलाशक क्षार जैसे तीक्ष्ण क्षार और नीलोत्पल क्षार जैसे माइल्ड क्षार से, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट उसका बल, अलग अलग प्रकार के क्षार से योनि शोधन। अब यहाँ पर जो योनि शोधन एक्सपेक्टेड है, ये भी मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि यहाँ पर जो योनि बताया है, दिस इज नॉट ओनली द वजाइना, इट इज द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑफ कोर्स यू कैनॉट गो अप टू द ओवरीज, बट the vagina and the uterus both come in yoni here. उसके बाद अलग अलग वमन विरेचन वाले द्रव्य और सुअर का पित्त, मछली का पित्त, ऐसे अलग अलग पित्तों से भावित पिचू। व्हाट इज अ पिचू? एवरीबडी नोज पिचू इज अ cotton ball covered with a gauze piece. Sorry, cotton ball which is covered with a gauze piece and dipped in some liquid which is absorbed in the ball, and that is kept in the vagina. Now usually when the female walks, the thighs are near each other, that is why the vagina is closed. तो इस टाइम पे वो जो सरकाया हुआ पिचू है, that doesn't fall off. तो वो पिचू रख के, वहां पर पिचू रखने का बेसिक एम ये है कि तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य से वहां पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो जाके उस फाइब्रॉइड को या उस गुल्म को जलाने का कोशिश करेगा। सो दैट इज ऑल्सो, जलाना मतलब हम अग्नि से नहीं जला सकते, वी कैन ओनली यूज अ केमिकल कॉटराइजेशन मेथड हियर। फिर अलग अलग प्रकार के उत्तर बस्ती और तिक्त घृत का अनुवासन बस्ती। दशमूल क्वाथ की उत्तर बस्ती ज्यादा देने को बोला है, कारण ये है कि दशमूल इज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी। व्हाट इज गुल्म? गुल्म इन द यूटरस, इफ इट हैपेंस, गुल्म इज नथिंग बट अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग इन द मिडिल लेयर ऑफ द यूटरस। इसीलिए दशमूल क्वाथ की उत्तर बस्ती देने को बोला है। उत्तर बस्ती द प्रोसीजर एवरीबडी नोज। उत्तर बस्ती is when you are entering the urinary or the reproductive tract of the person. In female, in gulma, what is expected is entering the reproductive tract और उसमें दशमूल काढ़े को इंसर्ट करना। अब जब यूजुअली यूटराइन ट्रैक्ट में या वजाइनल ट्रैक्ट में दशमूल काढ़े को इंसर्ट करते हैं तो ये काढ़ा लिक्विड है, तो दिस विल कम आउट द मोमेंट द पेशेंट स्टैंड्स, दिस विल कम आउट। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट कि पेशेंट को कोई सैनिटरी पैड दिया जाए या फिर पेशेंट में पिच्चू रखा जाए, ताकि अगर बाहर भी आया तो पिच्चू एब्जॉर्ब कर लेगा।
So majority of the kvath, it gets drained out, but whatever is remaining can be kept there with the help of a sanitary pad, or more than a sanitary pad, a पिच्चू. रक्तज गुल्म की चिकित्सा करते वक्त जब रक्तज गुल्म बाहर निकलना चालू हो जाता है तो रक्त बहता है, रक्त बहता है. इस रक्त जब बहना चालू हो जाए तो पेशेंट को तर्पण चिकित्सा देनी चाहिए. अलग अलग प्रकार के मांसरस, अलग अलग प्रकार के यूष, खाड़ाओ, ये सब देना चाहिए. बेसिकली तर्पण चिकित्सा इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. सो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के ये देके उसके बाद जब रक्त मतलब क्लियर रक्त बहना चालू हो जाए या दूषित रक्त रुक जाए तब उसको स्तंभन करना चाहिए, क्योंकि रक्त जो है वो रक्त गुल्मों में वात या दोषों से दूषित है. तो इसीलिए स्तंभन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक शुद्ध रक्त आना चालू नहीं हो. शुद्ध रक्त के भी सिम्टम्स हमने, ये शुद्ध रक्त के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके पहले पढ़े हुए हैं. जो शशक रक्त के लोह, गरम लोहे, गरम सुवर्ण के जैसे दिखता है, या इंद्रगोप कीड़े के जैसे दिखता है, इंद्रगोप जो इंसेक्ट है उसके जैसे दिखता है, तो वैसा अगर रक्त, बेसिकली फ्रैंक ब्लड, द इनिशियल ब्लड विच फ्लोज आउट इज अरुण वर्णी, ब्लैकिश. आफ्टर द फ्लो ऑफ ब्लैकिश थिंग स्टॉप्स, देन यू हैव टू अप्लाई स्तंभन. न बहे, अगर गुल्म से रक्त न बहे इतना होने के बाद तो भेदन करना चाहिए. भेदन इज अ टाइप ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, और सर्जिकल ट्रीटमेंट सिर्फ दो ही गुल्मों में की जाती है. वन इज पित्तज गुल्म, वन इज रक्तज गुल्म. वात गुल्म में कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं की जाती. कफज गुल्म में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट करने का ज्यादा ये नहीं है. कफज गुल्म में व्हाट वी डू क्षार, वी डू अरिष्ट, वी डू अग्नि. ये ट्रीटमेंट कफज गुल्म की ट्रीटमेंट है. रक्तज गुल्म इज प्रोबेबली द ओनली गुल्म विच यू आर गोइंग टू सी इन योर प्रैक्टिस. Raktaj gulma is probably the only gulma you are going to see in your practice if you correlate Raktaj gulma with fibroids, uterine fibroids, because uterine fibroids are more common and they will come to your clinic more often than any other gulma. The reason I have already told, because Raktaj gulma में probably because जो रोगी है उसको 10 मास तक रुकने को कहा गया है, तो शूल या तो ज्यादा नहीं है या शूल होता नहीं है. The only symptom which a रक्तज गुल्म will have or a patient will have is जब वात अपना कार्य करना चालू कर देता है, when he starts excretion और when he starts the menses, तो उस menses के टाइम पे पेन बढ़ जाता है. And second is there is some issue with the bleeding. menses में bleeding में कोई ना कोई issue आ जाता है. जैसे either you can have amenorrhea, that is no bleeding, dysmenorrhea, that is severe pain during bleeding, or मेट्रोरेजिया विच इज सीवियर ब्लीडिंग. तो इस समय में इवन इफ देर इज सीवियर ब्लीडिंग, ट्राई टू गिव तर्पण टू द पेशेंट. डोंट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग unless and until you are pretty sure that there is frank blood which is going. दूषित रक्त जा नहीं रहा है, शुद्ध रक्त जा रहा है, तब तक हमको स्तंभन नहीं देना चाहिए. वी कैन गिव हर different, we can give the females different type of treatments which will reduce वात, बट स्तंभक द्रव्य हमको नहीं देना चाहिए. यहाँ ध्यान रखने की, वापस एक बार कह रहा हूँ कि रक्तज गुल्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता. तो ऑल ओवर चरक यू हैव ओनली 2 chapters in which there are female specific diseases. One is रक्त गुल्म and the other is योनि व्यापक, that is the 30th chapter of चरक चिकित्सा शास्त्र. ये दोनों छोड़ेंगे तो बाकी सब डिसीजेस सबको हो सकते हैं. अब इसके बाद उन्होंने कल्प बताए. तो जैसे मैंने कहा था, बिकॉज वातज गुल्म, पित्तज गुल्म और कफज गुल्म की चिकित्सा अलग अलग है, तो उन्होंने अलग अलग कल्प भी बताए हैं इनकी चिकित्सा के लिए. वात गुल्म की चिकित्सा के जो कल्प हैं वो पित्तज गुल्म में नहीं चलेंगे, पित्त गुल्म की चिकित्सा के जो कल्प हैं वो कफज गुल्म में नहीं चलेंगे. तो अल्टीमेटली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वात गुल्म चिकित्सा कल्प? You expect 3 things. First of all, it should reduce वात, क्योंकि वात गुल्म है तो वातज गुल्म की चिकित्सा होनी चाहिए. The next is it should increase अग्नि. So these 2 things,
These two things may be common in all sorts, और एटलीस्ट अग्निवर्धन जो है वो सभी प्रकार के गुल्मों की चिकित्सा में एक्सपेक्टेड है, अग्निवर्धन। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो है वो घृतों का इस्तेमाल किया जाता है। घृत ये अग्निवर्धक है, पित्त शामक है, तो घृतों का इस्तेमाल अलग अलग गुल्मों में किया जाता है। तो इफ यू सी वात, मोर देन 70% आर घृत। तृष्णादि घृत है, गुल्म षटपल घृत है, हिंगू संवर्चलादि घृत है, हपुषाद्य घृत है, पिप्पल्यादि घृत है, हिंगवादि घृत है। उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है, जैसे नागर है, हिंगू है, पिप्पली है, उसके बाद तृष्णा त्रयुषण है, ये सब लशुन है, ये सब जो है ये अग्निवर्धन है। तो मतलब ये सिद्ध घृत हैं जो नॉट ओनली वात शमन करेंगे लेकिन अग्निवर्धन भी करेंगे। नालिनाद्य घृत है। तो वात गुल्म के रोगाधिकार में सबसे ज्यादा घृत यूज होते हैं। पित्त गुल्म के भी इसमें घृत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घृत दिए गए हैं ये या तो पित्त शामक घृत है, जैसे आमलकाद्य घृत है, रोहिण्याद्य घृत है, द्राक्षादि घृत है, ये पित्त शामक है। साथ ही साथ वासा वासा घृत भी पित्त शामक है। यहाँ पर जो वासा घृत मेंशन्ड है उसका जो कंपोजिशन है दैट इज सेपरेट फ्रॉम द घृत वासा घृत विच इज मेंशन्ड इन रक्त पित्त। भले दोनों का नाम वासा घृत ही है, लेकिन रक्त पित्त अध्याय में वर्णन किया हुआ वासा घृत और पित्त गुल्म में वर्णन किया हुआ वासा घृत, ये दोनों के कंटेंट्स अलग अलग है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वासा घृत लिखा या वासा घृत का शॉर्ट नोट आया तो यू हैव टू रिमेंबर दैट वासा घृत इज मेंशन्ड इन 2 डिफरेंट अध्याय with different composition. So even if you write there कि वासा घृत चरक में 2 जगह आया है, दोनों जगह पर compositions अलग अलग हैं, और उनके रोगाधिकार अगर आपने लिख दिए कि एक जगह पर रक्त पित्त रोगाधिकार में वासा घृत आया है जो ये है, इसमें इतने इतने कंटेंट्स हैं, कंटेंट में भी याद नहीं रखता, तो इतने इतने कंटेंट्स हैं। और दूसरा वासा घृत जो है वो पित्तज गुल्म रोगाधिकार में आया है जिसके ये कंटेंट्स है। घृत बनाने की विधि आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, पित्तज गुल्म के ट्रीटमेंट में बहुत सारे जो ड्रग्स यूज हुए हैं ये सब विरेचक द्रव्य हैं, जैसे त्रायमाण है, द्राक्षा है, आमल की है, तो ये सब जो है ये विरेचक द्रव्य है। अब पित्त में विरेचन उत्तम है, घृत से अग्नि का वर्धन हो जाएगा, तो विरेचक जितनी भी चीजें हैं वो पित्तज गुल्म रोगाधिकार में बताई गई है। और पित्त गुल्म की चिकित्सा में भी विरेचन को महत्व दिया हुआ है। सेकंड लास्ट आता है कफज गुल्म। एक्चुअली लास्ट क्योंकि रक्तज गुल्म की ट्रीटमेंट हमने रक्तज गुल्म के साथ ही देख ली, तो सेकंड लास्ट आता है कफज गुल्म। कफज गुल्म के रोगाधिकार में जो कल्प हैं उसमें अगर आप देखो तो सब उष्ण कल्प हैं। पंचकोल है, भल्ला तक है, दंती हरितक है। दंती इज अ उष्ण कल्प। मिश्रक स्नेह है, मिश्रक स्नेह में अलग अलग प्रकार के क्षार जो है वो स्नेह के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं। एंड एंटी इंफ्लेमेटरी थिंग्स लाइक दशमूलादि ग्रुप। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कपिंग थेरेपी जैसा एक चीज मेंशन किया हुआ है जिसमें आपको गुल्म को एक कप में पकड़ना है। अब गुल्म को कप में कैसे पकड़ेंगे, तो वी हैव ऑल डन द एक्सपेरिमेंट दैट वो एक ग्लास उल्टा करके उसमें अंदर मोमबत्ती जलाई जाए, फिर उसको पानी में रखा जाए तो वो पानी खींच लेता है, बिकॉज द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो इन कपिंग थेरेपी, जहां पर भी गुल्म है, अगर वो छोटा सा गुल्म है तो उसको कपिंग थेरेपी से निकालने का विधान है। दैट इज एक अलाबू में अंदर ये करके कोई चीज जला के या फिर मिट्टी के घड़े को गर्म करके फिर उसमें से अग्नि निकाल के उस मिट्टी के घड़े को गरम गरम उस गुल्म के ऊपर लगा देना है, ताकि जब वो ठंडा हो जाए तो द एयर इनसाइड कॉम्प्रेसेस एंड देर इज अ नेगेटिव प्रेशर विच विल सक आउट द गुल्म। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि गुल्म इज अ वेरी डिफिकल्ट टू टेल, बिकॉज यू कैन एक्सप्लेन और यू कैन ओनली डिटेल दोज डिसीजेस विच यू हैव सीन। If you have not seen, you have to believe on your logic. तो यहाँ पर कफज गुल्म में जब वो कप निकालते हैं
तो उसमें गुल्म आने की अपेक्षा होती है, नहीं होती, या फिर ये गुल्म को एक साथ करके उसके बाद उसको काटने के लिए ऐसा किया जाता है, दैट इज रियली विच इज नॉट नोन। बट इवन टुडे इफ यू सी, अगर बहुत सारे लोगों को पेट दर्द है या पेट में कहीं ज्यादा ये कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो कपिंग थेरेपी है, ये दिस दिस इज ऑल्सो गिवन इन डे टू डे लाइफ, एंड प्रोबेबली उसके बाद फिर ये गुल्म जो है उसका शूल जो है वो कम हो जाता है। सो दिस इज कफज गुल्म के अलग अलग कल्प: दशमूलाद्य घृत, भल्लातकाद्य घृत, पंचकोल घृत, मिश्रक स्नेह, दंती हरितकी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपिंग थेरेपीज. Now there are only two things remaining. One is the ahar of different types of gulma patients, and the last one is the sadhya साध्यत्व. तो गुल्म में आहार के बारे में क्या बताया गया है कि अगर वातज गुल्म है तो उसको उष्ण और स्निग्ध चीजें देना, जैसे अलग अलग प्रकार के सूप बना के उसमें थोड़ा सा घी या तेल डाल के छोंक मार के आप दे सकते हैं वातज गुल्म में. अलग अलग प्रकार के यूष दे सकते हैं. यूज इसलिए दे सकते हैं क्योंकि यूज जो है या यवागु जो है वो अग्निवर्धक भी होती है. तो वातज गुल्म में जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली वात के गुणों के अपोजिट है, साथ ही साथ रोगी को बल देने वाली ट्रीटमेंट, इसलिए तो माउसरस भी बताया है. वातज गुल्म में आहार कैसा लेना चाहिए, तो उनका कहना है, चरक का कहना है कि न ज्यादा न कम, मतलब एक टाइम पे भर पेट खाना नहीं खाना है. क्यों नहीं खाना है? बिकॉज वातज गुल्म में खाना खाने पर तुरंत अग्नि मंद होने के चांसेस होते हैं और वात बढ़ने के चांसेस होते हैं. साथ ही साथ जो पानी देने को बोला है वो षडंग पानी है, जैसे चीजें देने को बोली हैं जिसमें सिद्ध जल है, वात शामक चीजों से सिद्ध किया हुआ, और फिर उसको गरम गरम पीने को देना चाहिए, षडंग पानी. पित्तज गुल्म में आहार कैसा होना चाहिए? पित्तज गुल्म में रेगुलर आहार लेने को बोला है, जैसे शाली धान्य है, जांगल मांस है, घी है, दूध है, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर है. लेकिन जो जल देना चाहिए वो जल शीत द्रव्यों से सिद्ध देना चाहिए, और वो शीत हो तभी देना चाहिए. जैसे वात में उष्ण जल देना चाहिए इसे कहा गया है, वैसे पित्त में उष्ण जल नहीं देना चाहिए. पित्त में जो है वो शीत जल देना चाहिए. आप शीत द्रव्यों से सिद्ध करने के लिए उसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ठंडा करके रोगी को देना चाहिए. कफज गुल्म में आहार कैसा होना चाहिए? कफज गुल्म में पुराण धान्य, जितना पुराना, क्योंकि कफ का गुरु गुण है तो उसके अपोजिट जो है वो लघु गुण एक्सपेक्टेड है. तो यहाँ पर कफज गुल्म में पुराण धान्य देंगे तो वो पचने में बहुत हल्का होगा. साथ ही साथ जांगल माउस देने को बोला है. ये आप सबको पता है जांगल माउस आनुक माउस से लघु होता है. और सिद्ध जल, उष्ण चीजों से सिद्ध जल करके देना है, और ये जल जो है वो उष्ण स्वरूप में देना है. अग्नि को बढ़ाने के लिए तीक्ष्ण अग्नि दीपक मध्य देने हैं, अलग अलग प्रकार के मध्य देने हैं. हमने कफज गुल्म की चिकित्सा में भी देखा था कि जो एक टाइप ऑफ चिकित्सा है दैट इज अरिष्ट चिकित्सा. तो अरिष्ट चिकित्सा जैसे ही यहाँ पर अलग अलग प्रकार के तीक्ष्ण अग्नि दीपक मध्य देने को बोले हैं, बिकॉज तीनों में अग्नि मांद्य, गुल्म में दो चीजें 100% होती हैं सभी प्रकार के गुल्मों में, एक वात की वृद्धि और एक अग्नि का मांद्य, अग्नि मंद होना. हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी पित्त और कफ के प्रकोप से या पित्त और कफ के सूख जाने से या मार्गावरोध करने से वात की वृद्धि होती है, लेकिन वात की वृद्धि और अग्नि नाश, अग्नि मांद्य, ये दोनों हर गुल्म में होते हैं. तो इसीलिए इस प्रकार से गुल्म का आहार डिसाइड किया है. लास्ट स्लाइड हम चलते हैं, दैट इज गुल्म का साध्या साध्यत्व. गुल्म का साध्या साध्यत्व, क्योंकि कोई भी डिसीज अगर हमको ट्रीट करना है तो व्हाट वी शुड नो इज वी शुड नो विच ऑफ द पेशेंट शुड बी ट्रीटेड एंड विच इज आउट ऑफ सिलेबस, जो हमारे ट्रीटमेंट से भी नहीं ठीक होने वाला. तो गुल्म में हमने पहले ही देख लिया कि जो सन्निपातज गुल्म है वो असाध्य है, तो इसका मतलब वातज पित्तज कफज और रक्तज साध्य है. उसमें भी रक्तज जो है वो पुराण साध्य है.
ऑल दीज पॉइंट, गुल्म के साध्यासाध्य तो अगर 5 मार्क पे आए तो यू शुड राइट ऑल दीज पॉइंट। दैट फर्स्ट, गुल्म के इतने भेद हैं, इतने भेदों में से जो सन्निपातज है वो ऑलरेडी उसको आचार्य ने शुरुआत में ही असाध्य बता दिया। रक्तज गुल्म में उसको पुराण साध्य बताया है। रक्त गुल्म में पुराणत्वम सुख साध्य लक्षण, तो पुराण साध्य बताया है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट हमको हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब हमको किस गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए, या तो वातज गुल्म की, पित्तज गुल्म की, या कफज गुल्म की। उस गुल्म में या उन गुल्मों में कौन से लक्षण आएंगे तो वो असाध्य हो जाते हैं। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म और कफज गुल्म, कौन से लक्षण आएंगे तो वो असाध्य हो जाते हैं। तो उन्होंने 2 प्रकार के लक्षण दिए हैं, एक रोग के लक्षण, एक रोगी के लक्षण, और कुछ उपद्रव दिए हैं। कुछ उपद्रव दिए हैं कि जो आएंगे तो गुल्म असाध्य हो जाता है। तो लेट अस गो टू द फर्स्ट। गुल्म वृद्ध हो जाता है। अब यहाँ वृद्ध का मतलब बूढ़ा नहीं, वृद्ध का मतलब वर्धन, बढ़ जाता है। तो जो गुल्म बढ़ते ही जाता है, बहुत गुरु हो जाता है, कठिन हो जाता है, भारी हो जाता है, जड़ पकड़ लेता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जड़ पकड़ लेता है? जड़ पकड़ लेता है का मतलब जो चिरकाल रह जाता है और जो फैल जाता है, जो एक स्थान से अनेक स्थान में फैल जाता है, ऐसा गुल्म। जिसमें सिराएं दिखने लगती हैं, सिरा से व्याप्त हो जाता है, वो गुल्म असाध्य है। तो जो बढ़ने वाला है, गुरु है, कठिन है, उसके बाद फैला हुआ है और जिसपे सिराएं दिखना चालू हो गई। नाउ व्हेन डू यू सी अ सिरा? You see a sera when the skin layer is exposed. The skin is so much stressed. इतना स्ट्रेच हो गया है स्किन कि उसके नीचे के जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, या उनमें प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो धीरे जा रहा है। तो इसीलिए दैट गुल्म और दैट व्हेन यू सी सेरा, द स्किन इज एट द पीक ऑफ द स्ट्रेच। तो ऐसा गुल्म जो है जिसमें अब चमड़ी फटना बाकी है, बाकी कुछ नहीं है, सब हो गया है, तो ऐसा गुल्म जो है दैट इज असाध्य गुल्म। देन वी कम टू रुग्ण। तो जो रुग्ण दुर्बल है, जिसमें अरुचि हो गई है, रुल्लास हो गया है, कास हो गया है, या वमन हो रहा है, उसको बार बार ज्वर आ रहा है, बहुत सारा तृष्णा हो रही है, बार बार पानी पीने को मांग रहा है, तो ऐसा रुग्ण भी असाध्य हो जाता है। नाउ हियर द गुल्म इज नॉट डिस्क्राइब्ड, द रुग्ण इज डिस्क्राइब्ड। तो रुग्ण जो बहुत ही मतलब ऐसे कंडीशन में आ गया है विच इज अ वेरी व्याकुल कंडीशन, बहुत ही व्याकुल कंडीशन में आ गया है, ऐसा रुग्ण में अगर गुल्म है तो वो भी गुल्म असाध्य हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे हैव स्पोकन ऑफ ऑल कंडीशंस in which the gulma is so very grown that now it has started putting on pressure on the chest also. तो श्वास जिसमें है, या वमन उल्टी हो रही है, अतिसार हो रहा है, नाभि, हाथ पांव, इफ यू रिमेंबर द ड्रेनेज ऑफ द वेन्स आर टू फोल्ड, above the umbilical veins drain above the umbilicus and below the umbilical veins drain below the umbilicus. So ऐसा गुल्म जिसमें ड्रेनेज सिस्टम भी इज नॉट प्रॉपर, तो नाभि में या हाथ और पांव में शोथ आ गया है, ऐसे उपद्रव अगर गुल्म में दिखे तब भी वो असाध्य हो जाता है। तो 1 they are describing the gulma, in the second they are describing the rugna, and in the third they are describing the upadrav of gulma in which gulma becomes asadhya. So ये गुल्मा चिकित्सा में जो भी श्लोक बताए हैं वो चैप्टर में अलग अलग जगह पर बताए हैं, मतलब जिस हिसाब से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं उस हिसाब से वो एक लाइन में नहीं आएंगे। गुल्म साध्या साध्य तो कहीं बताया है, आहार गुल्म के पित्त के कल्प या कफ के कल्प के बाद बताया है, रक्तज गुल्म की बीच में ही कहीं चिकित्सा शुरुआत कर दी है। what I have done is I have arranged those shloks in a single understandable manner so that the concept or the topic of gulma can be very easily understood. So we have 43 people. What I'll be doing is I'll be giving the link for the attendance. You all can give the attendance, and then if your attendance is successful, you can leave the meeting. I am